जी विद्यार्थियों, आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियों का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, बीए पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर में मानव और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, विश्व की प्रमुख जनजातियां। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था वो मानव व्यवसाय के बारे में चर्चा की थी। मानव के प्रमुख व्यवसाय। अब जनजातियों की चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर एच.एन. कोहली, सहाचार्य भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से। तो आइए प्रमुख जनजातियों पर चर्चा करें विश्व की। देखिए, वैसे कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस है उसमें विश्व की 3 प्रमुख जनजातियों का अध्ययन बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। इसमें एस्किमोज, पिग्मी और बुशमैन। लेकिन क्योंकि जब जनजाति की बात कर रहे हैं तो एक सामान्य सी जानकारी हमें रहनी चाहिए। तो देखिए, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से इन जनजातियों को जाना जाता है और कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सवाल आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जानना। देखिए, भूमध्य रेखीय वनों में अफ्रीका में और एशिया में ये जनजातियां रहती है, तो इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, सेमांग और सकाई जो जनजाति वो मलेशिया वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। इसी तरह से थाईलैंड में इन्हें एंगो कहा जाता है और कांगो बेसिन में इन्हें पिग्मी कहा जाता है। ये सारी की सारी भूमध्य रेखीय जो है वन है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है, जहाँ पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। दूसरा, जैसे हम देखें, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में इन्हें मसाई के नाम से जाना जाता है, मसाई जनजाति। स्टेपी घास के मैदान में यूरेशिया में इन्हें खिरगिज कहा जाता है। जनजाति जो वहां पाई जाती है वो खिरगिज जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन पाई जाते हैं। सऊदी अरब में बुद्दू जनजाति पाई जाती है। टुंड्रा शीत प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं। अमेजन घाटी में बोरो जनजाति है। स्कैंडिनेविया में लेप जनजाति है और उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली जनजाति है रेड इंडियन। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों में जनजातियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन सब की अपनी अपनी विशेषताएं, सबका अपना अपना सांस्कृतिक वातावरण है, आर्थिक वातावरण है और इनके अलग अलग तरह से मतलब ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनकी विशेषताएं अलग होती है, क्योंकि बहुत सारी हो जाती है जनजातियां। तो इसलिए अलग अलग विश्वविद्यालयों में कुछ चयनित, कुछ सेलेक्टेड जनजातियों का अध्ययन सम्मिलित होता है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस में विश्व की 3 प्रमुख जनजातियों एस्किमोज, पिग्मी और बुशमैन, इन तीनों का अध्ययन है। तो अब आइए हम बात करते हैं शीत प्रदेश की जनजाति एस्किमोज की। हम एस्किमो जनजाति के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। आइए विश्व की प्रमुख जनजाति एस्किमोज पर हम चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करें एस्किमोज के परिचय की। तो देखिए, साधारणतया एस्किमो का जो अर्थ होता है वो होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का जो अर्थ लगाया जाता है वो है कच्चा मांस खाने वाला। और इनके जैसे आगे हम खान पान और उसमें इनके जैसे उसमें विशेषताओं में पढ़ेंगे कि ये लोग कच्चा मांस खाते हैं, तो कच्चा मांस खाने वाला होता है। एस्किमो की जो संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है वो आखेट पर ही निर्भर करती है। मुख्य व्यवसाय इनका आखेट करना ही है। अधिकांश विद्वान उत्तरी कनाडा को एस्किमो का
मूल स्थान मानते हैं। ये जो है उत्तरी अमेरिका, जो कनाडा जो है उसका जो उत्तरी भाग है, इसको ही अधिकांश विद्वान एस्किमो का मूल स्थान मानते हैं। किंतु पुरातत्व, भाषाई एवं शारीरिक संरचना के आधार पर कुछ विद्वान इन्हें साइबेरिया के मूल निवासी मानते हैं। जो साइबेरिया वाला जो ईस्टर्न पार्ट है ये, तो ऐसा कहते हैं कि ये उधर से साइबेरिया से माइग्रेट होकर इधर आए हैं। कुछ विद्वान इन्हें साइबेरिया के मूल निवासी मानते हैं। तो ये इस प्रकार इनसे के बारे में जो उत्पत्ति है। अब हम इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो ये एस्किमोज की निवास क्षेत्र है। एस्किमो के निवास क्षेत्र, ये जो इसमें शेडिंग के माध्यम से दर्शाया गया है, ये एस्किमो के निवास स्थान है। मानचित्र देखने से पता चलेगा कि जो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है उसके तटवर्ती क्षेत्रों में और ग्रीनलैंड के तटवर्ती क्षेत्रों में एस्किमोज के निवास क्षेत्र है। मुख्य रूप से एस्किमो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सारा का सारा जो क्षेत्र है वो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। तो एस्किमो का निवास क्षेत्र हम कहें बात करें तो टुंड्रा प्रदेश है। सारा का सारा जो क्षेत्र है वो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। और वैसे प्रादेशिक हिसाब से देखें तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में और ग्रीनलैंड के तटवर्ती भागों में ये एस्किमो निवास करते हैं। ये जो प्रदेश है उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में आर्कटिक महासागर को चारों ओर से घेरे हुए है और लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो क्षेत्र है आर्कटिक महासागर में, तो ये जो क्षेत्र है वो लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रदेश का जो विस्तार एल्यूसीरियन द्वीप समूह से लेकर अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और नॉर्वे, स्वीडन तक पाया जाता है। तो इनका क्षेत्र फिनलैंड तथा रूस के उत्तरी भागों में होता हुआ बेरिंग जलडंबर मध्य तक इनका क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे कनाडा के उत्तरी भाग, अलास्का, ग्रीनलैंड तथा पूर्वी रूस के एल्यूसीरियन द्वीप समूह में इन्हें एस्किमो कहते हैं। मुख्य रूप से ये एस्किमो कहलाते हैं इस क्षेत्र में। लेकिन यूरोप में उत्तरी स्कैंडिनेविया में इन्हें लेप्च तथा रूस के उत्तरी भाग में याकूत, युकाधारी, चकची, सेमीथेट्स आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये एस्किमो से मिलती जुलती प्रजाति है जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है ना। तो मुख्य रूप से तो एस्किमो ही है, लेकिन फिर भी रूस के उत्तरी भाग में याकूत है, यूरोप के उत्तरी स्कैंडिनेविया में लेप्स है और कहीं पर युकाधारी, चकजी, सेमीथेट्स आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये एस्किमोज के जैसे ही एस्किमोई जनजाति है। अत्यधिक शीत जलवायु इनके जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है शीत प्रदेश में ही आता है। तो शीत प्रदेश होने के कारण से इनके जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि जलवायु कंडीशन ही इनके रहन सहन, खान पान इत्यादि सभी को निर्धारित करती है। इस प्रदेश की भूमि लगभग पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ही वर्ष भर ही यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। जनवरी का औसत तापमान -46 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्म ऋतु की जो अवस्था वो अल्पावधि की होती है, कुछ समय के लिए, और उसमें भी जो है जो तापमान है शून्य से थोड़ा बहुत ऊपर जाता है। कभी कभी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, लेकिन इससे तापमान अधिक नहीं हो पाता। 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान कभी भी अधिक नहीं हुआ है। तो ये यहाँ की जलवायु कंडीशन और भौतिक जो परिस्थितियां हैं। अब हम बात करें इनकी शारीरिक संरचना की। तो शारीरिक संरचना में देखिए एस्किमोज का रंग भूरा पीलापन लिए होता है।
इनका चेहरा गोल और चौड़ा तथा शरीर बेढंगा सा होता है। आंखें काली छोटी तथा नाक चपटी होती है। गाल गोल और मौसल, मुंह चौड़ा, जबड़े भारी, दांत सफेद और मजबूत होते हैं। कद मझला मध्यम आकार का होता है। वो शारीरिक रूप से ये हष्ट पुष्ट होते हैं। तो ये इनके शारीरिक संगठन, शारीरिक संरचना की विशेषता है। अगर चारित्रिक विशेषता की बात करें हम, तो ये लोग विकट से विकट संकट का सामना करने पर भी अपनी स्थिरता, गंभीरता एवं विवेक और बुद्धि को नहीं खोते हैं। ये कितना ही गंभीर से गंभीर संकट आ जाए तब भी जो है अपनी स्थिरता और गंभीरता को नहीं खोते हैं, विवेक और बुद्धि से काम लेते हैं। एस्किमो विश्व में सबसे अधिक हंसमुख, प्रसन्नचित्त और निर्द्वंद प्रकृति के माने जाते हैं। हमेशा इनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, हंसमुख रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। और जैसा अभी पूर्व बताया कि गंभीर से गंभीर स्थिति में, संकटग्रस्त स्थिति में भी ये अपना विवेक और बुद्धि नहीं खोते हैं, स्थिर बने रहते हैं। तो हंसमुख स्वभाव के होते हैं ये। इनका स्वभाव सरल, निष्कपट और मधुर होता है, मधुर स्वभाव के होते हैं। तो ये इनकी चारित्रिक विशेषता है जो कि इनको अन्य जनजातियों से अलग करती है। अब इनकी जो है अर्थव्यवस्था, वो सारी की सारी आखेट पर ही निर्भर करती है। तो आखेट ही इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार होता है। एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन आखेट ही है। शिकार करना ही इनका मुख्य व्यवसाय है। शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों में ही ये लोग विभिन्न विधियों से मछली का शिकार करते हैं। तो शिकार करना, ये दोनों ही ऋतुओं में शिकार करते हैं और मछली का शिकार करना प्रमुख है। तो सबसे पहले बात करते हैं शीतकालीन आखेट की। देखिए, शीतकाल में एस्किमो तट के निकट निवास करते हैं, तट के आसपास ही रहते हैं। इस समय ये सील मछली का शिकार करते हैं। बर्फ में बने छिद्रों से जब सील मछलियां श्वास लेने के लिए ऊपर आती है तो ये अपने महत्वपूर्ण हथियार से यानी हार्पून द्वारा सील मछली का शिकार करते हैं। हार्पून एक तरीके से भाला जैसा इनका होता है, तो उसकी सहायता से ये व्हेल मछली का शिकार करते हैं। इस आखेट को एस्किमोज माओपाक, जो शीतकालीन शिकार होता है, शीतकाल में जो शिकार किया जाता है उसे माओपाक कहते हैं। तो सील मछली का शिकार करने में ये हार्पून जो को काम में लेते हैं, एक तरीके से भाला जो होता है। दूसरी विधि में ये जो बनाकर सील मछली का शिकार करते हैं, इसे इतु परक कहते हैं। इतु परक। तो इस प्रकार से शीतकाल में ये माओपाक जो शिकार करते हैं, उसमें दूसरी विधि जो है इतु परक कहलाती है। बसंतकालीन आखेट में जो मार्च माह तक जब दिन बड़े होने लगते हैं, तो एस्किमो परिवार से सील मछली के आखेट के लिए निकल जाते हैं। मतलब जब मार्च का महीना तक थोड़ी हल्की सी जैसे बसंत काल आ जाता है, जब दिन बड़े होने लगते हैं, तो एस्किमो परिवार सहित सील मछली के आखेट के लिए निकल जाते हैं। बसंतकालीन आखेट को उत्तक कहते हैं। जहां शीतकालीन आखेट माओपाक कहलाता है, तो बसंतकालीन आखेट को उत्तक कहते हैं। एस्किमो शिकारी कुत्तों की सहायता से सील मछली का शिकार भी करते हैं। जो है बसंतकालीन जो आखेट होता है, उसमें एस्किमो शिकारी कुत्तों की सहायता लेते हैं और ये मछली का शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त बसंत ऋतु में केरिबो और कस्तूरी बेल का शिकार भी करते हैं। केरिबो और कस्तूरी उस क्षेत्र में पाए जाने वाले ये जो बेल होते हैं, उनका ये शिकार करते हैं बसंत काल में।
इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव जिसे कयाक कहा जाता है, इसको काम में लेते हैं। मतलब बसंतकालीन जब आखेट करने जाते हैं तो चमड़े से बनी नाव का भी काम में लेते हैं, जिसको ये कयाक कहते हैं। ठीक, जो आवागमन के रूप में इनके काम आती है। आवागमन के रूप में ये कयाक को काम में लेते हैं। तीसरा है ग्रीष्मकालीन आखेट। तो जब बर्फ पिघल जाती है और आने जाने में